आज के न्यू वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे नवीं कक्षा के 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो 4 कक्षाएं पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं और पीछे की जो भी कक्षा है उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वनस्पति तथा वन्यजीव, वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल या आसपास के मैदान में भली भांति वृक्ष एवं झाड़ियाँ एवं घास की पत्तियाँ देखी है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? तो बिल्कुल अलग अलग तरह के झाड़ियाँ होती है। भारत एक विशाल देश है, अतः इसे आप अनेक प्रकार के जैव विविधता के रूपों में परिकल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे देश भारत विश्व की मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। माने काफ़ी विविधता पूर्वक हमारा प्यारा देश भारत है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार की पाई जाती है जातियाँ पौधे की? 47,000। यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। 15,000, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। मैंने अनेक प्रकार के फूलों का हमारे भारत में पाया जाता है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के भी पौधे हैं। मैंने बहुत से ऐसे पौधे भी होते हैं जिसमें फूल नहीं लगते हैं, जैसे कौन? फर्न, शैवाल को क्या एल्गी भी कहते हैं, फिर कवक, फंजाई। भारत में लगभग 90,000 जातियाँ जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियाँ ताजे पानी और समुद्री पानी की पाई जाती है। इसको बड़ा कर लिया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं। माने जिसको जानबूझ के या बागवानी में चाहे जानबूझ के वो पौधा नहीं लगाया जाता है, अपने आप जो उग जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और अक्षत वनस्पति समझ गए? वो पौधा जहाँ पे कोई मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप जो उगे, वही है प्राकृतिक वनस्पति। अतः विभिन्न प्रकार के कृषिकृत फसलें, फल, बागवानी वनस्पति का तो भाग है, परंतु वह प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। मैंने अपने आप नहीं उगा है, उसे किसी उद्देश्य के लिए उगाया गया है। ठीक है, आगे एक बॉक्स में दिया गया है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हो उसे देशज कहते हैं। जैसे देसला कहते हैं या देसी कहते हैं, या उसी को कह रहे हैं देशज। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय में पौधे की उत्पत्ति से है। मैंने किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय में पौधे के उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति के प्रकार। कितने प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं? हमारे देश में निम्न प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती है। कौन कौन से? एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़िये। साथ में पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन भी है। तो कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? लोग वनस्पति के प्रकार देखें। अब सबसे पहले 1 नंबर देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है? ये वन पश्चिमी घाटों, माने भारत के पश्चिमी घाट पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के सीमित तट पर। यह कहाँ होंगे? उष्णकटिबंधीय। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोकेशन है, जैसे कौन कौन से जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा, कौन कौन सा लोकेशन है? पश्चिमी घाट है, पूर्वी भाग में भी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में, और असम के ऊपरी भागों में आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। पेड़ कहाँ ज़्यादा उगेंगे? जहाँ अधिक वर्षा होगी। एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष की 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है। चूँकि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 12 थोड़ा सा अजीब लगता है, कितना 12 रखते हैं, चलिए। चूँकि
क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ एवं वृक्ष एवं झाड़ियाँ लगाई और लताएं उगती है, और इन वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों के स्तर को देखने को मिलेंगे आपको। कौन सा ये है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात हो रही है। वृक्षों में पतझड़ से होने वाले कोई निश्चित समय नहीं होता है। वृक्षों में पतझड़ होने का, माने पत्ता झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अतः ये वन सालों भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे आबनूस, इसको एबोनी भी बोलते हैं, मोहगनी, रोजवुड, रबर, शिकोना, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये लोकेशन देख सकते हैं कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति का बंटवारा किस तरीके से है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है उससे थोड़ा सा कम डार्क जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, जिसमें यूपी बिहार ये सब क्या आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में। फिर पर्वतीय वन वहीं पाया जाएगा जहाँ पे पर्वत पाया। ये मैग्रो वन देख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? मैग्रो वन, ये वाला हिस्सा जो है सुंदरवन वाला भाग जो है, यहाँ पे भी मैग्रो, यहाँ पे भी मैग्रो वन, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी है, ये राजस्थान वाले शुष्क क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। इन वनों में आपको हर एग्जाम में इससे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। ये लोकेशन पूछा जाता है कि इस भाग में कौन सा वन पाया जाएगा, चाहे पेड़ का नाम पे दे दिया जाएगा कि ये किस प्रकार की वनों में पाया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। इन वनों में सामान्यतः पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, तैमूर, लेमूर और हिरन आपको मिलेंगे। एक सींग वाले गेंडा असम एवं पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ एवं कई रेंगने वाले भी जीव पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 200 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। आपको जो ये देखें हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार, और 200 से नीचे वाला जो है 70 से 200 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी का है। इस प्रकार वनों में वृक्ष शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। बसंत ऋतु में जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती में विभाजित करते हैं। अब इसी में से दो भाग बटेगा। कौन सा? एक आर्द्र वाला में जहाँ बारिश होती है, एक शुष्क वाला में। ठीक है। इसमें से आर्द्र या निम्न पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी भागों में, हिमालयी राज्यों के गिरिपथ प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। इसमें कौन सा आता है? सागौन इन वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति है। इसमें बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष आपको व्यापारिक महत्व की प्रजातियां है। शुष्क पर्णपाती वन में उन क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क मतलब जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर केवल होती है, वहाँ उसके बीच में पाया जाता है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। बिहार में भी दो तरीके का, जो शुष्क वन, दक्षिण बिहार में आपको शुष्क मिलेगा, लेकिन उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में आपको ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर आपको वाले वृक्ष मिलेंगे। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भूभाग पर कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले प्राय जंगल जानवर कौन कौन से होते हैं? सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी महत्वपूर्ण है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप एवं कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कटीले वन एवं झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफली यानी कैक्टस यहाँ की प्रमुख पादप प्रजाति है। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इसकी जड़ें लंबी होती है। जड़ें क्यों लंबी होती है? क्योंकि इसका पानी के लिए जल तलाशने के लिए चारों ओर फैली होती है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। पत्तियाँ प्रायतः छोटी होती है जिसमें वाष्पीकरण कम होता है। पत्ता छोटा रहेगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा तो पानी का ह्रास कम होगा। तो शुष्क भागों में झाड़ियाँ एवं कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गद्दा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देती है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में आपको ऊंचाई के साथ देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो जैसे जैसे बदलाव आप यहाँ देखे हैं उसी तरीके से बदलाव यहाँ देखेंगे। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्या? आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट के वृक्ष की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 ऊंचाई तक के बीच में शंकुधारी वन मिलेंगे। जैसे शंकुधारी वन में कौन आएगा? चीड़, इसको पाइन भी बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अधिक ऊंचाई पर कौन सा मिलेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको मिलेंगे। प्रायः 3600 से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में घास के मैदान के स्थान पर अल्पाइन वनस्पति लेती है। माने वहाँ पे घास के मैदान का स्थान कौन लेता है? अल्पाइन हो जाता है। माने अधिक ऊंचाई पे क्या मिलेगा? अल्पाइन। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च इन वनों की प्रमुख वृक्ष है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है, अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में ये अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इसके उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमंतु जातियाँ पशुचारण के लिए किया करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास होता है और टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसको क्या करते हैं? पशुपालक जो है, कौन पशुपालक है? बकरवाल। ये क्या है? पशुपालन की जनजाति की एक जाति है। और घुमक्कड़ जनजातियाँ जो है इसमें पशुओं को चराने के उपयोग में लाते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी मृग, चीतल, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा याक, हिम तेंदुआ और गिलहरी, रीट और आइसबैक, कहीं कहीं लाल पांडा घने वनों में वाली भेड़ बकरियां पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे मैंग्रोव वन। कहाँ देखे थे हम लोग? सुंदरवन वाले क्षेत्र में मैंग्रोव वन देखे थे। इधर डेल्टाई भाग में पूर्वी घाट पे भी हम लोग मैंग्रोव वन देखे थे। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी, बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और घने मैंग्रोव एक प्रकार का वनस्पति है जिसे पौधे की जड़ें में पानी में डूबी रहती है। इसका पौधा क्या होता है? पानी में मैंग्रोव का डूबा हुआ रहता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में ये वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? मैंग्रोव। तो अगर इस नदियों का नाम दिया जाए और इसके तटीय भाग में कौन सा वन पाया जाता है तो आंख मूंद के मैंग्रोव वन टिक लगाना है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, क्योड़ा, एगोर एवं वृक्ष भी इनमें पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कुछ कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें। क्या विचार करना है? यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए तो क्या मनुष्य इन अवस्थाओं में जीवित रह सकता है? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये विचार करने वाली बात है। वन्य प्राणी अब हम लोग देखेंगे। वनस्पति की भांति भारत की विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति भी धनी है। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियाँ
और देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। कुल विश्व का 13% ये है। कुल विश्व के जितने प्रजाति है उसमें से 13% भारत में पाई जाती है। यहाँ मछलियों के 2546 प्रजातियाँ जो विश्व का 12% है। अगर पक्षियों की पूछे तो 13% विश्व के प्रजाति का है और मछलियों में 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण एवं आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे जानवर जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कच्छ के रण में और थार के वनस्थल में क्रमशः जंगली गधे एवं ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंस, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गैजल और विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ जानवर भी पाए जाते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब? 1972 में। औषधीय पादप है कुछ यहाँ दिया गया, उसको हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत के समय मसाले तथा जड़ी बूटी के लिए विख्यात रहा है। मसाला एवं जड़ी बूटी के लिए भारत विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है जो कम से कम 500 निरंतर प्रयोग में आते हैं। विश्व संरक्षण संघ के लाल सूची के अंतर्गत 352 पादप की गणना की गई है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त में कितने हैं? 52 है और विनिष्ट होने की खतरा कितने हैं? 49 में है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग में होने वाले कुछ पादप है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर्पगंधा का उपयोग किस काम में आता है? तो ये रक्तचाप के निदान में आता है सर्पगंधा का, या केवल एकमात्र भारत में ही पाया जाता है। इसी तरीके से जामुन को देखेंगे। पके हुए फल का सिरका बनता है जामुन का, जो वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन की शक्ति या के भी गुण पाए जाते हैं। किसमें? जामुन में। और बीज के पाउडर से मधुमेह का रोग का सहायता होता है। इसका बीज, जामुन का बीज जो है मधुमेह रोग में फायदा होता है। अर्जुन, ताजे पत्तों को निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में भी सहायक होता है या रक्तचाप को नियमित करने के लिए भी लाभदायक होता है। एक होता है बबूर, आँख की पुतली के लिए, आँख में जो फुंसी होती है उसके लिए लाभदायक होता है। कौन सा? बबूर। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शरीर शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैविक एवं जीवाणु प्रतिरोधक होता है। कौन सा? नीम। तुलसी पालक जुकाम एवं खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा जो मुंह में अल्सर होता है, जो पेट में भी होता है, उसमें कचनार और दमा रोग के लिए भी प्रयोग होता है। इस पौधे का जड़ एवं कली पाचन शक्ति में सहायक होता है। अपने क्षेत्र में औषधीय पादपों का पहचान करें और कौन कौन से औषधीय के लिए प्रयोग होता है, उसका स्थान, लोग कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या संभव है कि क्या प्राकृतिक पर्यावरण को निरंतर होता रहा अविनाश को रोका जा सकता है? अब ये बचा हुआ है, इसको देखते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षियों की प्रजाति है जो देश के विभिन्न वनों एवं आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसल की विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे को निश्चय से है। हमने बहुत से औषधीय पादप का भी प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। मैंने हम लोग जो जानवर चुने हैं, गाय भैंस दूध के लिए, ये क्या है? प्राकृतिक ने जो जानवर दिए हैं उसी में से हम लोग चुने हैं। जानवर हमें बोझ ढोने के लिए कृषि कार्यों में यातायात साधन के रूप में भी मदद करते हैं। इसमें मांस, अंडे भी प्राप्त होते हैं। लेकिन शुरू हम लोग को करना था यहाँ से, इसको हम लोग छूट गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विश्व में भारत अकेला देश है जहाँ शेर एवं बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर एवं बाघ पाए जाने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? भारत है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के पश्चिमी वनों में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु में सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। और तिब्बती बारहसिंगा भारल माने नीली भेड़, जंगली भेड़, याक, तिब्बती जंगली गधे को याक बोलते हैं, कियाक, यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा
कुछ भागों में मिलते हैं। नदियाँ, झीलों तथा समुद्र क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। और घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति कहीं ऐसा प्रतिनिधित्व है जो विश्व के केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल क्या है? मगरमच्छ की प्रजाति है जो केवल भारत में पाया जाता है। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़े पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। माने कीड़ा जो है एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे हम पहले ही बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादप जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजाति संकट में है तथा 20 प्रजाति विनिष्ट माने खत्म हो चुके हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजाति भी संकट में है तथा कुछ विनिष्ट हो चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक एवं औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों के प्रवेश के कारण कृषि एवं निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित का कारण है। अपने देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ कदम हम लोग इसमें देखेंगे। देश में 18 वन्य मंडल निचय है। कितने हैं? 18 आरक्षित क्षेत्र इसको कहते हैं, स्थापित किए गए हैं। इससे बाहर सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नरकरेक, ग्रेट निकोबार और शिमलीपाल, पंचमटी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्ता मलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की जाती है। कितने हैं? 18 जीवमंडल निचय हैं, जिसके यहाँ पे कुछ भारत के वन्य प्राणी निचय का नाम दिया गया है। ऊपर सबसे कश्मीर में दाचीग्राम, ये राजाजी एंड कार्बेट, दुधवा यूपी में, चंद्रप्रभा, एक राजगीर, शिमलीपाल, चंदका, दामपाड़ा, काजीरंगा, मानस, गोरुमारा ये सिक्किम में पड़ता है, केवलादेव राजस्थान में, रणथंभौर भी राजस्थान में, शिवपुर ये मध्य प्रदेश में और कान्हा मध्य प्रदेश में, तबोता, संजय गांधी महाराष्ट्र में, कवाल, पोचेरम एवं अटूनगरम, रंगादितु एवं बांदीपुर एवं मुडुमलाई। ये क्या है? वन्य प्राणी मंडल निचय है और पक्षी अभयारण्य और नेशनल पार्क, ये तीनों का नाम दिया गया है। मैप में इसको देख के ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। और आगे ये दिया गया है सरकार द्वारा उठाए गए कदम में। 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने के लिए योजना बनाई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्यजीव अभयारण्य तथा कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप एवं जीव संपत्तियों की रक्षा के लिए बनाई गई है। हम सभी को अपनी अतिजीविका के लिए प्राकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण के अंधे निवास के तत्काल समाप्त कर दिया जाए। ये 18 न्यूमंडल का यहाँ नाम दिया गया है। कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अरुणाचल, पन्ना, अमरकंटक वाला, पंचमटी, कंचनजंगा, अगस्ता मलाई, डिब्रूगढ़ साइकोवा, दिबांग, शिमलीपाल, मानस, ग्रेट निकोबार, नौकरेक, नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन में नाम इसका दिया हुआ है। प्रवासी पक्षी किसको कहते हैं? जो पक्षी बाहर से आते हैं। साइबेरिया सारस इसमें महत्वपूर्ण है और लाल सुंदर कल्की वाले ये सारस होते हैं। ये हमारा चैप्टर हुआ समाप्त।